जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार दरोगा का यह तीसरा सीरीज होगा। जीके जीएस का भी सीरीज चला रहे हैं और यह पूर्णतः एनसीईआरटी बेस्ड है। तो 2 वीडियो इसका हम जारी कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे यह साइंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, 2 दिन साइंस 2 दिन आर्ट्स चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिसको भी इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी पटना सर्च करेंगे, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिएगा कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमें ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन होता है। यानी कि एक का दो हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, यह देखिएगा, यह शरीर वर्धक यानी कि शरीर में वृद्धि का काम करता है। विटामिन रोगों से रक्षा करता है। तो 2, 1, 3 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 2। सत्य कथन का चयन करें। करें कि रोगक्षांश, यह देखिएगा रोगक्षांश जो हम फाइबर खाते हैं, पादप उत्पाद खाते हैं, उसको हम रोगक्षांश कहते हैं, जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो। रोगक्षांश शरीर की कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, कथन सही है। रोगक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पाद से होती है, ये भी कथन सही है। यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव नहीं है। देखिए पोषक तत्व नहीं है, लेकिन यह भोजन के लिए आवश्यक है। भोजन में इसको शामिल करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 सही है, बाकी गलत है। आगे चलते हैं, कांच, जल, वायु सभी प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। देखिएगा कि प्लास्टिक, सभी प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ जो होता वह पारदर्शी नहीं होता, ये कथन गलत हो जाएगा। ऐसे पदार्थ जिनसे यह आर पार वस्तुओं को देखा जा सकता है उसको कहते हैं पारदर्शी। जिससे वस्तुओं को हम आर पार देख सकते हैं उसको पारदर्शी, और जिसको नहीं देख सकते हैं, जिस वस्तु से आर पार, उसको कहते हैं अपारदर्शी। तो ये तो सही है, कथन सही, कथन गलत है, कारण सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है। विधि और यह पदार्थों का पृथक्करण है। अब देखिएगा, निस्तारण कहता है कि अनाज से भूसा को पृथक करते हैं। निस्तारण, निस्तारण का मतलब होता है कि जैसे कोई गंदले जल है, गंदे जल को जब आप देखिएगा गिलास में रखेंगे तो गंदगी जो उसका नीचे बैठ जाता है। जैसे रेत और जल का मिश्रण है, तो रेत में जब घुला हुआ रहता है जल में, जब अस्थिर करेंगे देखिएगा रेत धीरे धीरे नीचे बैठ जाता, और उसको पुनः पानी को हम अलग करके अलग करते हैं, उसको कहते हैं निस्तारण। तो निस्तारण होगा रेत एवं जल के मिश्रण को अलग करता। वाष्पन, द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए वाष्पन, ये तो सही है। अब देखिएगा, निष्पावन, निष्पावन होता है कि अनाज से भूसों को पृथक्करण करना, यानी कि एक ही जो है इसमें सही सुमेलित है वह बी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, केवल 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा तने का कार्य नहीं है। करें कि कौन सा तने का कार्य नहीं है। पहला देखिएगा, तना जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है, ये तो तना का काम है ही। भोजन तने से होकर पौधे के अन्य भागों में संग्रहित होता है, ये भी तना का ही काम होता है। तना दो तरफा मार्ग की तरह यह कार्य करता है, ये कथन भी, चूंकि जो भोजन होगा भोजन को जल तक पहुंचाता, जड़ तक पहुंचाता, और जल खनिज लवण है उसको पत्ती तक पहुंचाता, तो दो तरफा मार्ग का काम करता। यह तीनों काम तना का है। करें कि कौन सा नहीं है, तो कोई ऐसा नहीं है जो तना का काम नहीं है। उपरोक्त में से ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद छठा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। छठा नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। करें कि उपास्थि के कारण जो है शरीर के किसी भी भाग को मोड़ अथवा घुमा सकते हैं। देखिएगा, उपास्थि के कारण नहीं, जहाँ जहाँ जोर होगा, ज्वाइंट होगा, संधि होगा, वहीं से क्या होता है बॉडी को हम मूव कर सकते हैं। तो उपास्थि के कारण कहना गलत बात है। उसके बाद करें कि शरीर जहाँ दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसको उपास्थि कहते हैं। नहीं, जहाँ एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसको संधि कहते हैं, जोड़ कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कोई, दोनों में से कोई सत्य नहीं है। सत्य कथन की पहचान करने के लिए करा है, तो ना तो 1 सही होगा और ना ही 2 सही होगा।
ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखिएगा, कंदुक खल्लिका संधि का मिलान करने के लिए कहता है। जो कंदुक या खल्लिका संधि होता, इसका राइट आंसर समझिएगा कि बॉल सॉकेट होता है ना, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि जिसे बॉलिंग करते हैं आप, तो बॉलिंग करते होंगे क्रिकेट के खेल में, तो हाथ देखिएगा चारों साइड 360 में मूव करता है। तो जो जो पार्ट 360 में मूव करता है वह कंदुक खल्लिका संधि के माध्यम से, इसका राइट आंसर होगा सभी दिशाओं में क्या होता है, मूव करता है। धुराग्र, धुराग्र क्या होता है, जैसे आगे पीछे आप सर को हिलाएंगे, आगे कीजिए, पीछे कीजिए, दाएं कीजिए, बाएं कीजिए, तो वहाँ पर होता है धुराग्र संधि। फिर आता है हिज संधि। हिज संधि की अगर हम बात करेंगे तो एक ही दिशा में यह मूव करेगा, जैसे हाथ को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, केहनुई, ठीक है, ऊपर नीचे, तो वह एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। अचल संधि, ये जैसे ऊपर जबड़ा और कपाल के मध्य जो संधि होता है उसको कहते हैं अचल संधि। आपका अब देखिएगा आंसर कहूँगा, 1 का 3, 2 का बी ए, 3 का 4 और 4 का 2, जो होगा वही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पसलियाँ मेरुदंड से जुड़ी होती है। यह बात सही है कि पसलियाँ मेरुदंड से जुड़ी होती है। बॉक्स के दोनों तरफ 12 जोड़ी नहीं 12 पसलियाँ होती है। शरीर के सभी अंग पसली पिंजरा से, देखिएगा सभी अंग पसली पिंजरा से नहीं, कुछ विशेष अंग जो है वह पिंजरा से घिरा होता है। तो 2 और 3 कथन गलत हो जाएगा। पूछ रहा है सत्य कथन का, तो सत्य केवल और केवल एक ही है, ऑप्शन आपका बी। आगे चलते हैं, केंचुए के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। केंचुआ से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। केंचुआ जिसको हम लोग बचपन में थे, तो जो यह गूंथ करके पानी में मछली यह पकड़ने जाते थे, तो इस प्रकार से जो केंचुआ के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। यह रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है, बिल्कुल सही है। और देखिएगा जहाँ पर केंचुआ होगा वहाँ की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। इसमें अस्थियाँ, अस्थि मतलब होता है हड्डी, इसमें अस्थि नहीं पाया जाता, यानी कि ये कथन गलत हो गया। करे क्या अगला, यानी कि 1 नंबर कथन सही हो गया, दूसरा क्या हो गया गलत। पेशी शरीर के घटने बढ़ने से सहायता करता है। देखिएगा पेशी के माध्यम, जो उसमें पेशी होता है वही इसका घटता है, बढ़ता है, और उसी के माध्यम से वह क्या करता है, मूव करता है। शरीर में चिकने पदार्थ चलने में क्या होता है, यह सहायता पदार्थ, यानी कि 1, 3, 4 तो सही है, दूसरा कथन क्या है, गलत है। घेंगा के जो है, घोंघा के बाह्य कंकाल पर विचार करें। घोंघा के जो बाह्य कंकाल होता है उसको कवच कहते हैं। यह अस्थि का बना नहीं होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो इसको राइट, ये गलत हो जाएगा। यह चलने में सहायता प्रदान नहीं, वह जो बाह्य कंकाल है उसको आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करता है, न कि उसको चलने में सहायता करता है। इसका राइट आंसर होगा, सत्य कथन पूछ रहा है, केवल और केवल एक ही होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या कर है। पक्षियों का शरीर उड़ने हेतु अनुकूलित होता है क्योंकि पहला है अस्थि में वायु कोष्ठ होता है, जिसके कारण वह हल्की होता है और उड़ने में क्या होता है, मदद करता है। अस्थियां हल्की परंतु मुलायम होती है। देखिएगा हल्की परंतु यह मजबूत होता है, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा। अगर पाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं, ये भी सही है। जो पक्षी का अगला पाद होता है वही पंख के रूप में क्या होता है, रूपांतरित होता है, यानी कि 1 और 3 सही हो जाएगा। 1 की 3 ऑप्शन नंबर ए में ही है। आगे है 12 नंबर, करे कि मछली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है किसका कंकाल या दृढ़, ये देखिएगा अस्थियों से ढका होता। मछली का कंकाल देखिएगा अस्थि से ढका नहीं रहता है, पेशियां से ढका रहता है, ये कथन हो गया गलत। पंख तैरते समय यह संतुलन बनाए रखते हैं, ये कथन भी क्या है, सही है। मछली के पंख यह दिशा निर्धारण में जो है यह क्या होता है, सहायता करता है। जो मछली का पंख होता है वह क्या का दिशा निर्धारण करता है। तो 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा।
इसके बाद हम ऊँट के बारे में करें कि ऊँट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊँट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पढ़ाई के लंबे पैर इन्हें रेत के गर्मी से दूर रखते हैं। अब देखिएगा, सोचते होंगे कि ऊँट का जो लंबा लंबा पैर होता, याद रखिएगा, चूंकि वह रेगिस्तान में रहने वाले जीव है, जिसके कारण वह जो धरातल की सतह का जो गर्मी होता है उससे दूर रहे और उसके बॉडी तक तापमान ना पहुँचे, इस कारण से उसके पैर लंबे लंबे होते हैं। यह जो है मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम, यानी कि जो मूत्र का उत्सर्जन करते हैं वह बहुत कम, और जो मल त्याग करते हैं वह ठोस के रूप में करते हैं। तो पानी की आवश्यकता इसको कम होगा और इसे पसीना भी नहीं आता, इन्हें पसीना भी नहीं आता, बिल्कुल सही है। तो तीनों करें कि कौन सा कथन असत्य है, तो कोई असत्य नहीं है, तीनों ऊँट के बारे में सही कथन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें क्या स्क्विड और ऑक्टोपस छिछले पानी की जीव है, सही कथन है, यह छिछले पानी की जीव है। डॉल्फिन और व्हेल लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकता। अब जो देखते होंगे कि डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन को आप लोग जब गंगा किनारे जाइएगा तो देखिएगा कभी कभी ऊपर निकलता है फिर अंदर चला जाता है। तो जो ऊपर निकलता है वह सांस लेने के लिए ही निकलता और पुनः अंदर चला जाता है। याद रखिएगा, इसमें सिर पर स्थित एक नासा द्वार होता, यह वता छिद्र, यह इसी के माध्यम से यह श्वसन करता है, यानी कि इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है जलीय पौधे के विषय में असत्य कथन की पहचान करें। जलीय पौधे, अब देखिएगा, करें कि तना छोटा, हल्का एवं खोखला, तना लंबा होता है, छोटा नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। जड़ें आकार बहुत छोटी होती है, जड़ की आकार बहुत छोटी होती है, सही है। जलीय पौधे फूल एवं पत्तियां जल के अंदर प्लवन करते हैं, नहीं, ये कथन भी क्या है, जल के सतह पर प्लवन करते हैं, अंदर में नहीं, जल के सतह पर। तो केवल और केवल 2 सही है, बाकी गलत है। पूछ क्या रहा है यहाँ पर, यह असत्य कथन की पहचान करें। 1 और 3 असत्य कथन है, 1 और 3 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिएगा, एक जीभ है और एक श्वसन, यानी कि मछली जो है वह श्वसन कैसे करता है। करें कि मछली क्लोम के द्वारा, ये तो सही है। केंचुआ फेफड़ा द्वारा नहीं, त्वचा द्वारा। पौधे सूक्ष्म रंध्र, ये देखिएगा, जो पत्तियां में देखेंगे ये छोटी छोटी छिद्रें होती है, वही उसी को हम रंध्र कहते हैं। तो पौधे जो शोषण करते हैं वह सूक्ष्म रंध्र के माध्यम से। तो 1 और 3 सुमेलित है, कौन नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं में आपका बी हो जाएगा। तो केवल 2 सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न चलते हैं 16 के बाद 17 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोलक की गति वर्तुल गति का उदाहरण है, नहीं, ये कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत। देखिए, पंखे की पंखुड़ियाँ की गति आवर्ती, जो अपने ही गति बार बार दोहराए उसको हम आवर्ती गति कहते हैं। इसका राइट आंसर केवल और केवल यह क्या हो जाएगा, यह एक असत्य कथन का पहचान करने का रहा है। एक असत्य है, एक सही है। अगर सत्य कहता तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता। आगे चलते हैं 18 नंबर। सिलाई मशीन की सुई की गति जो होती है वह क्या होता है। अब देखिएगा, सिलाई मशीन एक ही जो है गति को बार बार दोहराती है, उसको हम आवर्ती गति कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, करें कि किसी वस्तु की छाया देखने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अगर किसी वस्तु का हम छाया देखेंगे तो एक तो प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होगा, दूसरा प्रकाश के पथ में कोई पारदर्शी वस्तु नहीं, पारदर्शी होगा तो प्रकाश पार कर जाएगा, छाया नहीं दिखेगा। तो छाया के लिए अपारदर्शी वस्तु की जरूरत पड़ता है, ये कथन आपका गलत। छाया केवल पर्दे पर दिखाई देता है, ये कथन भी क्या है, सही है। अरे कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन केवल और केवल 2 है, ऑप्शन नंबर सी। आगे है पेरिस्कोप के यह संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिएगा, पेरिस्कोप की बात करेंगे तो यह पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पे काम नहीं करता, यह सिर्फ और सिर्फ परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। पेरिस्कोप यह इसे जो है किसी अवरोध से यह दूसरी ओर भी देखा जा सकता। मान लेते हैं कि कोई बंकर, याद रखिएगा इसका बंकरे में ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जैसे सेना है यह गड्ढे में है
और यह स्थल पर, यानी कि कुछ इस प्रकार से हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से फिगर बना लेते हैं, समझ में आएगा। अब यहाँ व्यक्ति है अंदर में, सतह पर दुश्मन है, एक यहाँ आपका मिरर लगा देते हैं, एक यहाँ, इसका इमेज जो है यहाँ बनेगा, यहाँ से टकरा के यहाँ आएगा, फिर इसके आंखों तक तुरंत ये निकलेगा और इसको क्या करेगा, शूट कर देगा। इसका मतलब है पेरिस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, न कि पूर्ण या आंतरिक परावर्तन पर, ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, करे किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा जो होता है वह क्या होती है। किसी भी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा ये जो होती है वह क्या होती है। तो विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक ऐसे सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ अथवा तोड़ सकती है। तो स्विच जोड़ेगा तो लाइट ऑन होता, फिर ऑफ करेंगे तो ये स्विच क्या होता है, उसको तोड़ देता। तो स्विच का ही काम होता है परिपथ को जोड़ना और तोड़ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की यहाँ पहचान करने के लिए कह रहा है। करे कि स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक की दिशा केवल उत्तर नहीं, दो ध्रुव होता है इसमें, उत्तर दक्षिण की तरफ मूव करेगा यह। करे कि सभी चुंबक दो ध्रुव के होते हैं, चाहे वह किसी भी आकार का हो क्यों ना हो। ये कथन सही है कि जितने भी चुंबक होते हैं उसका दो ध्रुव होगा, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। 3 है, विरामावस्था में कंपास की सुई सदैव यह उत्तर दक्षिण दिशा में निर्देशित करता है। सही है, 2 और 3 कथन सही है। और पूछ भी रहा है सत्य कथन की पहचान करने के लिए, तो 2 और 3 जो ऑप्शन आपका सी है वही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पर। करे कि अपना चुंबक अपना पूरा ये जो है चुंबकत्व खो देता यदि चुंबक को, यह क्या करे कि असत्य कथन को पहचान करें। चुंबक को अगर पीटा जाएगा चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाएगा, ऊंचाई से गिरा दिया जाएगा तो भी खत्म होगा, गर्म करने पर भी चुंबकत्व का गुण खो देता है। तो कोई असत्य नहीं है, सब सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका डी। केंचुए एक विशेष समय पर ही जमीन से बाहर, देखिएगा जब बरसात भारी वर्षा होती है उसी समय क्या होता है, केंचुआ बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। सही मिलान करें। करें कि ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो है यह पौधे में शोषण हेतु, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जब भी पौधे शोषण करेंगे चाहे वह दिन में शोषण करे या रात में करे, हमेशा ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं शोषण के रूप में। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड वह भोजन बनाने के लिए लेता है, ना कि शोषण करने के लिए। तो शोषण के लिए हमेशा हमेशा ऑक्सीजन ही ग्रहण करेंगे पादप भी। इसके बाद नाइट्रोजन की बात करेंगे। नाइट्रोजन मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में सहायता होता। कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता की अगर हम बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता की बात करेंगे, बंद कमरे में घुटन यह अनुभव करवाएगा और यह जलवाष्प जल चक्र हेतु क्या होता है, आवश्यक होता। इसका राइट आंसर होगा यह 1 3 2 3 4 1 2, जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं, कवकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह देखिएगा, कवक इनकी वृद्धि हेतु वर्षा ऋतु सबसे उपयुक्त होती है और ये उन स्थान पर उगते हैं जहाँ पर नम और आर्द्र नहीं, नम और उष्ण के क्षेत्र में क्या होगा, कवक उगेगा। तो एक तो सही है एक गलत है, पूछ रहा है सत्य कथन, तो सत्य केवल एक है। इसके बाद आगे चलते हैं कि घटपर्णी पादप उदाहरण है किसका। तो घटपर्णी जो है यह स्व एवं विषम पोषण दोनों का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, सी। अब देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने करें कि सही मिलान कीजिए, कौन कौन सा मिलान सही है। देखिएगा, जोंक की बात करेंगे तो यह परजीवी है, सनड्यूल कीटभक्षी, कवक मृतोपजीवी, राइजोबियम सहजीवी, सारे के सारे सुमेलित है। उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है घटपर्णी, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग घट के रूप में रूपांतरित होता। तो घटपर्णी का एक जो रूपांतरित भाग होता है वह पत्ती। ऑप्शन नंबर आपका बी।
इसके बाद अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 31, करें कि निम्नलिखित में कौन सा सही या जो है क्रम है। ये देखिएगा, सबसे पहले मुख गुहिका, फिर ग्रासिका, अमाशय, क्षुद्रांत और बृहदान्त, जो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का भाग नहीं है। आहार, ये देखिएगा जो मुख्य गुहिका, गुदा, अमाशय, ये सब आहार नाल का भाग है, जबकि अग्नाशय एक ग्रंथि है, यह आहार नाल का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए करा है। जो एक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह देखिएगा जीवाणु का विनाश से संबंधित है। इसका श्लेष्मस, यह देखिएगा श्लेष्मल की अगर हम बात करेंगे, यह अमाशय के आंतरिक स्तर को, यह जिसको कहते हैं म्यूकस लेयर, वह अमाशय के आंतरिक स्तर को क्या होता है, सुरक्षा अम्ल से बचाता है। इसके बाद जठर रस की बात करेंगे, यह देखिएगा प्रोटीन का विघटन करता है जठर रस, और पित्त रस वसा पाचन में क्या होता है, सहायता प्रदान करता है। इसका 2, 4, 1, 3 हो जाएगा आंसर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणु का विनाश, श्लेष्मल यह अमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा, और जठर प्रोटीन के विघटन, पित्त रस वसा में जो है यह जो है पाचन में उपयोग होता है। इसका आगे है दीर्घ रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दीर्घ रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्रैकिया बृहदान्त के आंतरिक भित्ति पर होती है, नहीं, पचा हुआ भोजन रुधिर वाहिका के अंदर चला जाता है, ये कथन गलत है। ये भोजन अवशोषण हेतु तल क्षेत्र यह बढ़ाता है, ये कथन सही है। इसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिका का जाल फैला होता है, ये कथन भी क्या है, सही है। यानी कि असत्य कथन की पहचान कर रहा है। असत्य केवल एक ही है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मड का जो है पाचन मुख में ही प्रारंभ होता, ये देखिएगा जो स्टार्च होता है उसका पाचन मुख से ही प्रारंभ होता, बात सही है। प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता, दोनों कथन सही है। पूछ रहा है सत्य कथन की पहचान करें, तो 1 और 2 दोनों सी। अमीबा भोजन का पाचन कहाँ होता है, अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है कहाँ होता है, ये देखिएगा खाद्य रिक्तिका में अमीबा में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में है विभंग किंग का क्या जो है लाभ होता, तो डॉक्टरी थर्मामीटर में विभंग किंग का क्या लाभ होता, यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से क्या होता है, रोकता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। 38 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। क्रैकी चालन, यह देखिएगा चालन, अब देखिएगा क्रैकी जो चालन की अगर हम बात करेंगे, क्रैकी कौन सा जो है कूट कर है, सही आंसर। चालन देखिएगा ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता, और यह संवहन की बात करेंगे, यह देखिएगा वायु, ठीक है, वायु एक, ठीक है, यानी कि चालन की अगर हम बात किए, देखिए चालन किसको कहेंगे, जो ऊष्मा का स्थानांतरण बिना कण के स्थानांतरण के ही कर दे उसको चालन कहते हैं। क्रैकी कौन सा सही सुमेलित है, तो चालन में क्या हो गया कि ऊष्मा का स्थानांतरण कर देता है बिना कण के स्थानांतरण के। जैसे कि मान लेते हैं कि आप लोहा को गर्म करते हैं, जैसे ये रड है, यहाँ पर आपका भट्ठी जल रहा है, देखिएगा इस छोर तक गर्म हो जाता है, क्या ये कण यहाँ आता है, क्या नहीं, उस यानी कि कण के स्थानांतरण किए बिना जो ऊष्मा का स्थानांतरण कर दे उसको कहते हैं चालन। तो वायु और जल में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन द्वारा नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। संवहन, संवहन में क्या होता है कि ऊष्मा का स्थानांतरण कण के साथ होता है। यह वायु और जल, जैसे आप एक अगरबत्ती को जलाएंगे तो पूरा कमरा में तभी फैलता जब उसका धुआं जहाँ जहाँ जाएगा तो उसका जो ऊष्मा स्थानांतरित हो रहा है वह कण के स्थानांतरण के साथ हो रहा है, उसमें एक संवहन धारा भी चलता है, यानी कि इसमें ठोस ऊष्मा का स्थानांतरण, ये भी गलत हो जाएगा। विकिरण, ऊष्मा स्थानांतरण हेतु तो माध्यम की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सही है कि जैसे कि सूर्य का प्रकाश है बीच में निर्वात होता है, लेकिन फिर भी उसका ऊष्मा हम लोगों तक पहुंच जाता है
तो केवल और केवल 3 ही सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी। इसके बाद अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 39। करें कि सर्दियों में जो ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखता है क्यों? एक तो होता है कि ऊन उष्मारोधी होता, दूसरा होता है कि इसके रेशों के बीच वायु फंसी होती है, इस कारण से दोनों कथन सही हो जाएगा, यह सी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दही, नींबू यह रस सिरके स्वाद खट्टा होता है। ये देखिएगा बिल्कुल सही है, दही का स्वाद, नींबू का, ये सब का जो स्वाद होता है खट्टा होता है, सही है। बेकिंग सोडा की प्रकृति अम्लीय नहीं होती है, इसका स्वाद कड़वा होता है, और कड़वा जिसका स्वाद है उसकी प्रकृति जो होगा वह क्षारीय प्रकृति की होगी, ये कथन गलत। एसिड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एशियर से हुआ है, नहीं, याद रखिएगा एसिड शब्द की उत्पत्ति यह लैटिन शब्द से, लैटिन शब्द एशियर से हुआ है, यह एशियर जो है ग्रीक शब्द नहीं है, लैटिन शब्द है, इसको ध्यान में रखिएगा। करें कि असत्य कथन, असत्य 2 और 3 है, तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है 40। करें कि गुलहर की पंखुड़ियाँ, अब देखिएगा कुछ कह रहा है कि अम्लीय विलयन में रंग कैसा। गुलहर की पंखुड़ियों को अगर अम्लीय विलयन में डालेंगे यह मैजेंटा होगा, और अगर क्षारीय विलयन में डालेंगे इसका कलर हो जाएगा हरा, ध्यान में रखिएगा, क्षारीय में हरा और अम्लीय में मैजेंटा। लिटमस पेपर की बात करेंगे, यह अम्लीय में लाल और क्षारीय में क्या होता है, यह नीला होता है, ध्यान में रखिएगा। लिटमस पेपर। फिनोप्थिलीन, ये रखिएगा जब अम्लीय में करेंगे तो रंगीन, लेकिन क्षारीय में डालेंगे तो यह गुलाबी कलर का हो जाएगा, तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि गुलहर की पंखुड़ियाँ अम्लीय विलयन में मैजेंटा रंग और क्षारीय में हरा, लिटमस पेपर अम्लीय में लाल, क्षारीय में जो है नीला, और फिनोप्थिलीन जो है यह अम्लीय में रंगहीन और यह फिनोप्थिलीन क्षारीय में गुलाबी देता है। इसमें तो सारे के सारे सुमेलित, ऑप्शन नंबर डी। उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये तो उष्मा देता है, कथन सही है, सदैव उष्मा का निर्भुक्त करता है। इससे निर्मित नए पदार्थ की प्रकृति उदासीन, देखिएगा जो इससे नए पदार्थ का निर्माण होगा वह अम्लीय भी हो सकता, उदासीन भी हो सकता और क्षारीय, तीनों हो सकता है, ये कथन गलत है। इस अभिक्रिया में लवण एवं जल निर्मित होता, यह देखिएगा इस अभिक्रिया में लवण और जल निर्मित होता है, बिल्कुल सही है। सत्य कथन की पहचान 1 और 3 सही हो जाए, 1 और 3 किसमें, ऑप्शन नंबर सी। 42 43 को देखते हैं। करें कि मृदा की अत्यधिक अम्लता का निवारण ये किया जाता है, ये देखिएगा मृदा के अत्यधिक अम्लीयता का निवारण बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना दोनों से कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। और क्षारीयता का निवारण अगर करना चाहेंगे तो कंपोस्ट खाद का प्रयोग करेंगे, जो मवेशी का मल होता है उसका प्रयोग करेंगे तो वहाँ से क्षारीयता दूर होगा। अब 44 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कारण और उपचार। अम्लीयत, ये देखिएगा अम्लता की बात करेंगे तो मिल ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चींटी का ढंग, यह देखिएगा मेलामाइन नहीं कैलामाइन, और यह जो है कथन गलत हो जाएगा। अम्लीय मृदा कैल्शियम ऑक्साइड, और क्षारीय मृदा यह देखिएगा जैव पदार्थ, यानी कि 1 3 4 सही है। करें कि कौन सुमेलित नहीं है, तो यह बी सुमेलित नहीं है। आगे है चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित किया जाए क्या, तो याद रखिएगा यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी। चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? अब देखिए यहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है, जिसको उत्क्रमणीय किया यानी कि उल्टा किया जा सकता उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन, जिसको उल्टा नहीं किया जा सकता उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। भोजन को एक बार पका लीजिए पुनः वह नहीं, जैसे रोटी पका लिया तो रोटी पका लेंगे तो फिर आटा नहीं बन सकता, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। फलों का पकना, फल पकने के बाद पुनः उसको कच्चा नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब यह क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। अंगूर का किण्वन, किण्वन हो गया तो वह रासायनिक, और मोम का पिघलना,
ये रखिएगा मोम को पिघलाइए और फिर से मोमबत्ती बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका मतलब इसको पुनः उल्टा कर दिए, इसको कहते हैं मोम का पिघलना, रासायनिक नहीं भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्रय की निम्नलिखित कथन में असत्य कथन की पहचान करें। कौन सा कथन असत्य है? अब देखिएगा जंगल में लगने वाले लगने हेतु जंग लगने वाले यह जंग लगने हेतु ऑक्सीजन एवं जलवाष्प दोनों अनिवार्य है। बिल्कुल सही है कि जंग तभी लगेगा जब ऑक्सीजन और जलवाष्प के संपर्क में आएगा। यदि वायु में नमी अधिक है तो जल्दी से जंग लगेगा, सही है। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देता है, ये कथन भी सही है। जंग के से रोकथाम हेतु लोहे को जल और ऑक्सीजन दोनों से बचा रखना अनिवार्य नहीं है। जल जब भी जंग से बचाना चाहेंगे इसको ऑक्सीजन से और यह जल से दोनों से दूर रखेंगे तभी यह क्या होगा, बच सकता है, अन्यथा नहीं। ये करे कि नहीं रखना अनिवार्य है, रखना अनिवार्य है। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। इष्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करें क्या वायवीय शोषण नहीं करता, अवायवीय शोषण करता, अवायवीय शोषण करता। और यह शोषण के दौरान ऑक्सीजन और जल का निर्माण नहीं, एल्कोहल का निर्माण करता है। इसका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। बिल्कुल सही है, 3 नंबर आपका सही है, बाकी दोनों गलत है कि इष्ट अवायवीय शोषण करता। अवायवीय शोषण करेंगे तो इसमें एल्कोहल का निर्माण होता है और इसका निर्माण हम ये जो करके फिर किसमें, शराब में प्रयोग करते हैं। तो आगे चलते हैं। अत्यधिक व्यायाम करने के बाद पेशी में ऐंठन होती है, क्यों? जब ज़्यादा व्यायाम होगा तो वह करे कि जो पेशियाँ होती है वह वायवीय शोषण नहीं, अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण का मतलब होता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाता और इस कारण से वहाँ पर लैक्टिक अम्ल का संचय हो जाता, जिसके बाद ऐंठन दर्द शुरू हो जाता। लैक्टिक अम्ल का संचय, ये बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने के कारण नहीं, ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या होता है, घट जाता है, तभी वह दिक्कतें आती है। यानी कि आपका यह केवल और केवल 2 सही है, लेकिन यह पूछ रहा है असत्य कथन, तो एक भी गलत है और दूसरा भी गलत है। यानी कि 1 और 3 आपका राइट आंसर सी। पेशी क्या होता है, पेशियाँ अवायवीय शोषण करेंगे तो वहाँ पर लैक्टिक अम्ल जमा होगा और लैक्टिक अम्ल जमा होने के बाद ऐंठन होता है, चूँकि वहाँ पर ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं। फिर या तो उसको गर्म करके तेल लगाइए या तो वहाँ पर ऑक्सीजन की पूर्ति होता है मालिश करने के बाद, और पुनः क्या होगा, वह सही हो जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि अंतः शोषित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना। अब देखिएगा जितना वातावरण में ऑक्सीजन होगा उतना ही ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाएगा। हाँ, उधर से ऑक्सीजन कुछ मात्रा में बॉडी हमारा यूज कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को क्या करता है, बढ़ा करके भेजता है। इधर से हम करें कि अंतः शोषित की बात करेंगे तो अंतः शोषण जो होता है 21% कार्बन ऑक्सीजन लेंगे और 0.04% जो होगा वह कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। तो आज यहीं तक 50 क्वेश्चन का डिस्कशन, फिर कल हम साइंस का ही करेंगे। तो 2 दिन साइंस रखते हैं, 2 दिन आर्ट्स रखते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे 50-50 क्वेश्चन का सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है यह। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ये दरोगा तक एकदम कंटिन्यू चलते रहेगा, ठीक है। तो आज यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।